नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको ड्राइव करना है और यहीं से अपन ये भी बताएंगे कि कूलाम जो है, जो कूलाम लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है ना, यहीं से इस चीज को भी हम प्रूव करेंगे। तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया है देखिए, दो केस हम लेंगे इसमें। पहला केस क्या लिया है, इफ बोथ द चार्जेस Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या किया देखिए, इसको हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। तो कोई प्लेन ले लिया मैंने, XY प्लेन। इस प्लेन के अंदर मैंने दो चार्ज लिए हैं, एक तो Q1 लिया है और एक Q2 चार्ज लिया है। ठीक है ना, तो Q1 चार्ज, अब इसका पोजीशन वेक्टर अपन कैसे देखेंगे, ओरिजिन से देखेंगे। तो OA ये पोजीशन वेक्टर, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R1। ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर है इसका। ऐसे OB Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हमने डिनोट किया है R2 से। क्लियर है। और ऐसे ही अब ये मान लीजिए देखिए, दोनों सेम चार्ज है, इसका मतलब रिपेल करेंगे दूसरे पे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो ये इसी को इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो B जो है, ठीक है ना, B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है Q2, ये Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और इसी तरफ लगाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इसको कैसे पढ़ोगे आप, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 2। ठीक है ना, ये याद रखना है चीजें, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है। ऐसे ही देखिए, और किस डिस्टेंस के अलोंग लग रहा है, B से A की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, तो R21 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, R2 से 1 की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इस तरीके से Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो वो कैसा होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है ना, और ये किस तरफ लगेगा, अलोंग AB। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगी, R12। ठीक है ना, 1 से 2 की तरफ। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों की वैल्यू देख लेते हैं अपन। तो F12 क्या आएगी, ये F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो K Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब ये वाला फोर्स लग रहा है ना, तो ये वाला वेक्टर आएगा इसमें R2 से 1 की तरफ, तो R21। ठीक है ना, R21 है ये। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, F12 जो है किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21। ठीक है ना, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्योंकि देखिए वेक्टर फॉर्म में है, तो साथ में ये तो हो गई मैग्नीट्यूड पूरी, और साथ में अपन यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे लगा देंगे, ये डायरेक्शन यही दिखाएंगे अपन, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो R21 ये हमने लगा दी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यह तो आ गई इक्वेशन 1। क्लियर है, इन सब की जरूरत नहीं है अपने को। तो एक तो चीज आप ये लिखोगे, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है ना, अब A से B की तरफ फोर्स लग रहा है, तो R12, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्लियर है, इनको कैसे मर्ज करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो वो देखिए, R12 जो है मैग्नीट्यूड वाइज R21 के बराबर है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम है, और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो R12 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर R12 और किसी एक के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, R21 की डायरेक्शन ये है और R12 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट हैं, तो एक के साथ अपन माइनस लगा देंगे डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर इक्वल, तो इसको हम R के बराबर मान लेते हैं, R12 इज इक्वल टू R21 इज इक्वल टू R हमने मान लिया इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वाइज ये है। क्लियर है इतना। अब देखिए हमारे पास
इक्वेशन 1 क्या आई थी, इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारे पास, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हमारे पास क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन R12 आया था, तो 12 की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, R12 हो या R21 हो, मैं R लिख सकता हूँ उसकी जगह, तो यहाँ लिख दिया मैंने R²। और यूनिट वेक्टर क्या था मेरा, R12, ये यूनिट वेक्टर था। ऐसे ही F21 क्या आया था मेरा, K Q1 Q2 अपॉन R² और R21, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस ऑफ R12, ये पुट कर सकता हूँ इसकी जगह में, इसके हिसाब से देखिए R12 इक्वल टू माइनस R21 है, ठीक है, तो R21 की जगह लिख सकता हूँ माइनस R12। तो अब ये इक्वेशन जब मैं लिखूंगा इसके अंदर तो क्या बन जाएगी, ये K माइनस शुरू में आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² R12 लिख सकता हूँ ना, ये आया मेरा F21 की वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो जरा, सिमिलरिटीज हैं, दोनों ही सेम है, इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस, और ये देखिए पूरा K Q1 Q2 अपॉन R² R12, K Q1 Q2 अपॉन R² R12, यानी कि ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है, F12 के बराबर है, और ये F21, ठीक है। तो देखिए क्या समझ में आया यहाँ से कि F21 इज इक्वल टू F12, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और डायरेक्शन वाइज इसके साथ देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन वाइज ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट है। यही है ना, इसमें देखिए दोनों फोर्स अपोजिट हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये। तो इन डायरेक्शन वाइज तो ये हो जाएगा, इन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए सेम रिजल्ट सेकंड केस में भी आएगा। यहां पे हमने क्या कर दिया, दोनों चार्जेस को अपोजिट लिया है, ठीक है ना, वहां तो दोनों चार्ज सेम थे, यहां दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है। तो मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 Q2, कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है, तो उस केस में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो यानी कि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये बना, इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना, 1 चार्ज के ऊपर 2 चार्ज की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और किस तरफ लग रहा है, इसी तरफ लग रहा है, तो किस तरफ लग रहा है, फ्रॉम R1 से 2 की तरफ, तो R1 से 2 की तरफ, ठीक है ना। ऐसे देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर लग रहा है, तो कैसे जा रहा है डायरेक्शन, R2 से 1 की तरफ, तो R21, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो सेम वही है जो उसमें किया था, सेम यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है खाली। F12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R², और F12 की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, R12 होगी, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो R12। ऐसे ही दूसरा F21 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², और R21 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो R21, ठीक है ना। फिर अपने को पता है कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21 होता है, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो सेम वही रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्या, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज दोनों ही फोर्स कैसे हैं, अपोजिट हैं, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल हैं। क्लियर है। तो अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं इससे, कूलम्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कूलम्स लॉ एग्रीज न्यूटन्स थर्ड लॉ या रिलेट्स विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो प्रूव करो। तो उस केस में हमें यही वेक्टर नोटेशन पे बता के और अपने को यही रिजल्ट अपने को प्रूव करना होता है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो ये भी चीज़ हमने देखी है कि लाइक चार्ज जो है रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्ज कैसे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कंक्लूजन हो गया। अब इसमें लिमिटेशंस भी हैं। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है कि अप्लीकेबल, इट इज ओनली अप्लीकेबल व्हेन पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर आप पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हो तभी आपके इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूम में जब प्लेस करोगे इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ ओपन स्पेस,
ये वाला फैक्टर जब आएगा तभी आपके सही रिजल्ट्स आते हैं। अगर इन चार्ज को किसी और मीडियम में रख देते हो तो ये वाले रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब फोर्स एग्जैक्टली सेम नहीं आता है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। तो अप्लीकेबल व्हेन पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब वैक्यूम में रखते हैं तभी हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है चीज। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस अगर किसी सिस्टम में रखे हुए हैं तो अपन इसको भी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ही ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई सिस्टम है, कोई प्लेन हमने ले लिया, मान लीजिए XY प्लेन, और इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज, और इसका पोजीशन वेक्टर अपन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर R1। ऐसी कोई चार्ज ये ले लेते हैं Q2, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया अपन ने R2, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने को लेना है चार्ज Q3, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R3, और ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस अपन लेंगे। तो मान लीजिए nth जो चार्ज है वो Qn, ठीक है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा Qn। तो डॉट डॉट लगा देते हैं बीच में, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा Qn, ठीक है। तो n नंबर ऑफ चार्जेस किसी सिस्टम में रखे हैं। तो अब देखिए, अब मान लो कि ये सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम है, मतलब पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि सारे के सारे लाइक चार्ज हैं, ठीक है ना, और सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब हर एक चार्ज के ऊपर एक दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। तो Q1 चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, Q2, Q3 और अप टू Qn सबकी वजह से लगेगा। तो एक केस ये स्टडी कर लेते हैं कि ये Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो दोनों को कौन सी लाइन ज्वाइन करती है, ये लाइन ज्वाइन करती है ना, और इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सा हो गया, ये फोर्स कौन सा हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इस तरीके से Q3 भी जो फोर्स लगाएगा वो इसी लाइन के अलोंग लगाएगा। द लाइन, सॉरी ये गलत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको मैं काटता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं स्ट्रेट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है ना। तो ये फोर्स लगा Q1 Q3 के बीच में, तो ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा, इसी के लाइन के अलोंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फोर्स कैसा लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। इसी तरीके से nth नंबर का जो चार्ज है ये भी ऐसे ही लगाएगा फोर्स, ठीक है ना। nth नंबर का जो चार्ज है ये भी इसी तरीके से फोर्स लगाएगा, ऐसे ही करके, ठीक है ना, ऐसे मत, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। तो ये फोर्स लगे, तो ये तो फोर्स F1 के ऊपर, मतलब ठीक है ना, चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगा। इसी तरीके से क्या चार्ज Q2 के ऊपर भी लगेगा फोर्स। Q2 के ऊपर कौन से लगाएंगे, बाकी के सारे रेस्ट ऑफ द चार्जेस। तो Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के अलोंग लगाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q3 जो फोर्स लगाएगा वो ये लगाएगा, तो इसको भी रिपेल करेगा इधर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ऐसे Q1 भी लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, इधर की तरफ, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n, ठीक है। ऐसे ही आप चार्ज 3 को पकड़ लो, तो इस पे भी फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और ऐसे 2 भी लगाएगा इसके ऊपर इस तरीके से, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसी तरीके से ये भी लगाएगा इसके ऊपर फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू n, ठीक है। तो देखिए हर एक चार्ज के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगे हैं। तो डायग्राम थोड़ा सा होच पोच हो गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं देखिए नीचे मैंने बना रखा है, वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये डायग्राम है इस तरीके का, क्लियर है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस ले रखे हैं और इस तरीके से। तो देखिए सिचुएशन समझ में आई। तो यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहता है ये कि व्हेन सेवरल चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक है ना, जब एक सिस्टम में काफी सारे चार्जेस प्रेजेंट होंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि व्हेन n नंबर ऑफ चार्जेस
placed in a system, then the force on a particular charge, is vector sum of the forces acts on it due to the rest of the charges. यानी कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा बाकी सभी चार्जेस की वजह से उन सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा. ठीक है. ईच इंडिविजुअल फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. और जो इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो रेस्ट ऑफ द चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स बाकी के चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर यही रहेगा. ऐसी सेकंड चार्ज के ऊपर जो बाकी के चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी अनअफेक्टेड होगा, मतलब असर नहीं पड़ेगा दूसरी चार्ज का. ठीक है. तो इस तरीके से कह रहा है कि ईच इंडिविजुअल फोर्स, हर एक चार्ज के ऊपर जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो क्या है, अनअफेक्टेड है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. तो इफ देयर आर n चार्जेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज गिवन बाय. तो मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो पहले वाले के ऊपर जो फोर्स लगेगा बाकी सभी की वजह से, वो कैसे हम डिनोट करेंगे, तो टोटल जो आया नेट फोर्स इसके ऊपर कितना आया, तो वो हम मान लेते हैं F1, क्योंकि चार्ज 1 है अपने पास. तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, इन सभी फोर्सेस का सम हो जाएगा, वेक्टर सम. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, सबका वेक्टर. वहां पे F12 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन, और डायरेक्शन देख लीजिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, यानी कि 2 से 1 की तरफ जा रहा है ना, तो R21. ठीक है. तो इस तरीके से ऐसे F13 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, F13 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन K Q1 Q3 अपॉन R321, ये डायरेक्शन होगी 321. ठीक है. ऐसे F1 n की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Qn, और R n से 1 की तरफ जा रहा है तो Rn1, ये डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है. तो ये इसका आया. तो ये तो हो गया F1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है. सिमिलरली F2 के ऊपर भी फोर्स लगेंगे ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस. तो वो कैसे लगेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n. ठीक है. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n, ये वेक्टर सम आएगा. तो इस तरीके से Q3 का भी आएगा, Qn का भी आएगा, तो सबका आएगा. तो अपन एक क्या करते हैं, समराइज्ड जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें इसको डिनोट कर देते हैं इस तरीके से. तो Fi इक्वल्स टू K सिग्मा, ये समेशन जिसे बोलते हैं ना, समेशन ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे, जब अपन ओवरऑल की चीज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो I-1 टू n Q1 Qi Qn अपॉन Rni, एंड दिस इज द डायरेक्शन Rni वेक्टर. ठीक है. तो जनरल एक्सप्रेशन है. तो इसके ऊपर बेस्ड आपको इतने ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट कई बार आ जाता है. डिस्कस कीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.